तो आज की हमारी जो प्रेजेंटेशन है इन्वेस्टर बिहेवियर के ऊपर है, विच इज़ बेस्ड ऑन द बुक द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली। ऑथर ऑफ द बुक इज मिस्टर रॉल्फ टॉकी। बुक में क्या सीखने को मिलता है कि जो इन्वेस्टर होता है या फिर हम लोग किन ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं जिनकी वजह से हम अपनी इलॉजिकल डिसीजंस ले लेते हैं, इरेशनल डिसीजंस ले लेते हैं। वो क्या चीज़ें हैं उनकी वजह से जिनकी वजह से हमारे डिसीजंस इफेक्ट करते हैं। सो उनको हम किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं वो इस बुक में काफ़ी देखने को मिलता है। इन्वेस्टर का बिहेवियर कैसा होता है? इस इन्वेस्टर का बिहेवियर कैसा होता है ये हम समझेंगे, क्योंकि हम सब लोग फाइनेंसिंग की लाइन में हैं तो उसी की तरीके से समझते हैं। मार्केट जब अपवर्ड मूव कर रही होती है, बुलिश होती है, तो उस टाइम पे हर कोई जाता है पैसा लगाना। और यही सूरज सर, प्रद्युम, आप, नीरज सर, आपको सबको कॉल आते होंगे जिस टाइम पे मार्केट बढ़ रही होती है कि हमें पैसा इन्वेस्ट करना है। पैसा क्यों करता है इन्वेस्टर बिहेव? क्योंकि वो उस टाइम पे उसका कोई लॉजिकल डिसीजन नहीं होता, वो अपने इमोशंस जो मार्केट में देख रहा है उसके बेसिस पर डिसीजन ले रहा है। सेम अगर मार्केट अब डाउनवर्ड करती है मूव, तो उस टाइम पे उसको फियर होने लग जाता है। पहले तो क्या करेगा कि मार्केट उसने कोई पोजीशन कैरी कर ली इन्वेस्टर ने, जब मार्केट अच्छी थी, फिर वो नीचे आने लगे तो बैठे रहते हैं, लॉस की रिकवर होगा, छोटे छोटे मूव्स हैं, इमोशनली उन डिसीजंस को ले रहा होता है जो भी उसे दिख रहा होता है। लेकिन देख एक टाइम आता है ब्रेकआउट, मार्केट बहुत नीचे आ जाती है, उस टाइम पे इन्वेस्टर क्या करेगा, मेरा पैसा निकाल दो, मुझे नहीं करना इन्वेस्ट, क्योंकि वो डर, उस टाइम पे उसको डर लग जाता है कि अब पता नहीं और कितना डाउन चला जाए। ऐसा ही होता है। मैं सूरज सर से जानना चाहूँगी क्या सर ऐसे ही बिहेव करते हैं इन्वेस्टर? हाँ नहीं, मोस्टली तो कॉमनली तो वैसे ही होता है कि जब तेज होती है तो तब उनको इंटरेस्ट होता है कि इन्वेस्टमेंट बताओ कहाँ करूँ, बट डाउन के केस में बट वही कि हम किस तरीके से उसकी थॉट प्रोसेस को समझ के उसको किस तरीके से गाइड करें। हाँ, तो इन्वेस्टर का जो मेजरली बिहेव होता है ना वो ऐसे ही होता है, अपोजिट बिहेव करता है, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए उसे। अब ऐसे क्या फैक्टर्स हैं, किन बायसेस की वजह से जो इन्वेस्टर है या हम लोग हैं जो इफेक्ट करते हैं अपने डिसीजंस को, इरेशनल डिसीजंस लेते हैं, वो क्या क्या चीज़ें हैं हम देखेंगे। दो टाइप्स के बायसेस होते हैं, कोग्निटिव एंड इमोशनल। कोग्निटिव बायस क्या होता है, सबसे पहले वो समझते हैं। अगर कोई इलॉजिकल इंफॉर्मेशन या फिर इम्प्रॉपर नॉलेज या फिर एनालिसिस की वजह से जो हम डिसीजन ले रहे थे, लास्ट हमने जो देखा था लास्ट पीपीटी में कि इन्वेस्टर जो अपवर्ड मार्केट में जो बाय करने का वो डिसीजन ले रहा था, क्या वो उसकी नॉलेज थी? नहीं, वो सिर्फ उसका एक्शन था, क्योंकि उसने मार्केट में देखा पॉजिटिव रिटर्न्स है, अब तो मार्केट बढ़ेगी, तो उसने डिसीजन ले लिया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट ना? तो वो क्या है, क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं थी, उसने इंफॉर्मेशन को गैदर करने की कोशिश ही नहीं की। तो वो कॉग्निटिव बायसेस होते हैं जिनकी वजह से हम इम्प्रॉपर नॉलेज और इंफॉर्मेशन होने की वजह से जो डिसीजंस ले लेते हैं। और क्या हो सकता है कि हमारा जो माइंड होता है ना, ह्यूमन टेंडेंसी जो होती है, वो शॉर्टकट्स पे ज़्यादा फोकस करती है। आप रियल लाइफ में देखो, कभी भी कोई लॉन्ग रूट लेना पसंद करता है? कितने लोग हैं यहाँ पे जो लॉन्ग रूट लेना पसंद करते हो? नहीं ना। शॉर्टकट, हर किसी को लाइफ में शॉर्टकट अप्लाई करना होता है। ठीक है, शॉर्टकट ठीक होता है, बट शॉर्टकट्स हमें क्या होता है, शॉर्टकट से हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि हमने सब कुछ देखा ही नहीं, सीधा शॉर्टकट पे भाग गए। जो हमें इजीली अवेलेबल हुआ हमने उसे गैदर कर लिया। यही होता है ना शॉर्टकट्स। सेकेंड टाइप ऑफ बायस, इमोशनल बायस। ये तो बहुत देखने को मिलता है। हमारी जो लास्ट प्रेजेंटेशन हुई थी मिस्टर अमन ने जो दी थी, वो इमोशंस पे ही थी कि किस तरीके से इन्वेस्टर सिर्फ इमोशनली डिसीजन लेता है, उसके अलावा उसे कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं समझना। सब कुछ समझने के बाद भी जो उसका लास्ट डिसीजन होता है वो उसके इमोशंस पर ही डिपेंड करता है। इमोशंस, फीलिंग्स, उसकी मेरे को उससे जो डिसीजन लेना उससे मुझे कैसा फील हो रहा है।
बस वही फीलिंग्स और इमोशंस पे ही इन्वेस्टर का डिसीजन इफेक्ट करता है। इनको हम मोर आगे समझते हैं क्लियरली किस तरीके से इफेक्ट करते हैं। आज की प्रेजेंटेशन में हम चार बायसेस पढ़ेंगे। वैसे तो इस बुक में ऑथर ने 100 ऑफ बायसेस बताए हैं, बट मैंने मेजरली जो चूज किए हैं वो ये 4 बायसेस हैं: कंफर्मेशन, अवेलेबिलिटी, sunk cost fallacy and loss aversion bias। फर्स्ट, अब हम सबसे पहले समझते हैं, हमने समझा इन्वेस्टर कैसे बिहेव करता है, वो क्या क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से इन्वेस्टर बिहेव करता है। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कंफर्मेशन बायस क्या होता है। कंफर्मेशन बायस क्या होता है? ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि दिमाग सिर्फ वही इंफॉर्मेशन को ढूंढने की कोशिश करता है जो हमें सही प्रूव करे। कितने लोग हैं यहाँ पे जो गलत प्रूव होना चाहते हैं, जो उनका खुद का बिलीफ है? कोई है ऐसा जो गलत प्रूव होना चाहता हो? यस, यू नो, सबको सही प्रूव होना है। जो मेरा व्यू है मुझे वही उसी पे टिके रहना है, गलत तो प्रूव ही नहीं होना किसी को। तो अब लेकिन इसको कैसे समझते हैं? फॉर एग्जाम्पल मार्केट, मेरा व्यू है, मैंने आज मार्केट को देखा कि मार्केट बुलिश है, मेरे को लगता है कि मार्केट बुलिश है, और मैंने आज कोई लॉन्ग पोजीशन कैरी कर ली निफ्टी में। अब मैं क्या करूंगी? मेरा जो दिमाग है ना सिर्फ उन्हीं चीज़ों को प्रोसेस करेगा जो मेरे को सही प्रूव करे। मैं अपने कोलीग्स अमन, हिम्मत सर, प्रद्युम, इनसे कंफर्म करूंगी तो तुम्हें क्या लगता है मार्केट क्या जाएगी, मार्केट का क्या व्यू है? या फिर मैं अगर यूट्यूब चलाने जा रही हूँ तो ऐसी वीडियोस देखूंगी जो मुझे सही कंफर्म करे कि हाँ मार्केट ने तो अप ही जाना है, मैं सही हूँ। अगर कोई मुझे ऐसी इंफॉर्मेशन मिले कि नहीं मार्केट तो बियरिश होने वाली है, तो मैं उसको इग्नोर कर दूंगी। मैं देखूंगी मार्केट में तो दोनों तरीके की इंफॉर्मेशन है, फॉल्स भी होती है, और अगर एक ही तरफ की दिखने लग जाएगा, हमारा जो ह्यूमन बीइंग्स होगे ना वो क्या देखेगा? सिर्फ हमें वही देखना है जो हम सही हैं। अगर हम उसे सही करने, अगर मेरे को अमन बोल दे कि नहीं मार्केट तो बेयरिश है, मैं उसे सही करने की कोशिश करूंगी, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता मुझे, क्योंकि मुझे खुद के बिलीफ को कंफर्म करना है कि मैं ही सही हूँ। एसजीएस निफ्टी देखेंगे कि वो क्या ट्रेंड बना रहे हैं, उसमें अगर छोटे छोटे बियरिश ट्रेंड में दिखेंगे ना तो हम किस तरीके से बिहेव करेंगे उस पर? नहीं, ये तो काउंटर ट्रेंड्स है, लेकिन जो मूवमेंट है वो बुलिश ही है। तो ये होता है कंफर्मेशन बायस। कोई ना कोई तो बायस चलेगा ही। जब भी कोई डिसीजन लोगे देयर विल बी ऑलवेज वन और द अदर बायस। यस मैम, हम इन्हें डिस्कस करेंगे कि हम इन बायसेस को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। पहले एक बार बायसेस समझ लेते हैं। ओवरकम करना है, बट हाउ डू यू नो दैट कंफर्मेशन बायस भी नहीं होगा तो डिसीजन मेकिंग में भी प्रॉब्लम होगी आगे? अब देखिए, मैंने इस पिक्चर, ये पिक्चर मेरी प्रेजेंटेशन में किसी ने इस पिक्चर पे फोकस किया? आप पे फोकस करो। आपने सुना तो हमने अगर पिक्चर को देखा तो बाहर नहीं समझ पाते। ओके, सो मैं ठीक है, मैं ना नहीं, मैं सही नहीं कह रही क्योंकि मैम ने बोला ही नहीं कि एक तरफ फोटो की तरफ देखो, अगर बोलते तो हम देखते, कहना तो मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पिक्चर है, इसमें आपको क्या देखने से क्या लग रहा है कि जो कार्टून है ना उसने अपना ऐसे व्यू बना रखा है, मुझे ना आगे देखना है ना पीछे, मुझे सिर्फ अपना फोकस देखना है, ना इधर देखना है ना उधर, ना पीछे क्या चल रहा है, मुझे सिर्फ वही देखना है जो मेरा व्यू है। एक और तरीके से समझते हैं, मूवीज तो सबने ही देखी हैं, तो अक्षय कुमार से एक मूवी है, मुझे नाम नहीं पता, जिसमें वो एक एक्ट्रेस से अट्रैक्ट होते हैं और अपने कॉलेज जाते हैं तो ऐसे फट्टा लगा लेते हैं अपने साइडों में कि मुझे नहीं देखना कुछ भी, मुझे तो बस वही देखना है। तो वही होते हैं। अरे ट्रेन की मूवी बताइए। क्या नाम तो मुझे नहीं याद। तो वही हमारा होता है जब हम मार्केट में कुछ एनालाइज कर रहे होते हैं ना, या फिर हम अपने करियर में ही लगा लो कि हमने सोच लिया कि हमें तो यही करना है, हमने तो बस इसी पे कभी हमने कुछ स्टेप लिया, कुछ सोचा कि एज लाइक कोई भी प्रोफेशन कोर्स कर लिया और हम उस पर सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो हम सोच लेते हैं कि कुछ कर नहीं सकते। ऐसा नहीं है, आप अपने और तरफ भी तो देखो, उसके और भी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, 2 कदम पीछे लेके देखो, कुछ अच्छा मिल सकता है करने के लिए। लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू होता है हमें नहीं देखना पीछे, हमें तो सिर्फ आगे बढ़ते जाना है, यही मानते हैं ना लोग।
लेकिन अगर आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे तो देख लो वहीं खड़े हो या फिर आगे बढ़े भी हो। तो अपने आसपास की और चीजों को भी देखना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे अवेलेबिलिटी बायस। ये क्या बायस होता है? ये जो ह्यूमंस होते हैं ना, वो इजीली रिकॉलेबल जो इंफॉर्मेशंस होती है ना, सिर्फ उन्हीं पे फोकस करते हैं कि जो इजीली मिल गया वो ग्रैब कर लिया, किसी को मेहनत नहीं करनी अच्छे से ढूंढ के कुछ निकालने की। एक एग्जांपल के तरीके से समझते हैं, मेरा खुद रियल लाइफ एग्जांपल है, मैंने मेरी फैमिली का लिया। मेरे पापा ड्रिंक करते थे, स्मोक भी करते थे। बिकॉज ऑफ उन्हें काफ़ी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लग गई, तो हमने उन्हें बोला कि पापा अब आपको ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि आपको इनसे प्रॉब्लम हो रही है। स्मोक, आपको दिल की दिक्कत हो गई, आपको स्टंट डला है क्योंकि आप स्मोक करते थे। हम उन्हें यही बोलते थे, स्मोक करते थे, लेकिन नहीं, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, मेरे बड़े भाई भी तो स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, उन्हें तो कुछ नहीं होता। तो उन्होंने यहाँ पे किस चीज़ पे फोकस किया? जो उनके आसपास इजीली अवेलेबल इंफॉर्मेशन थी। उन्होंने देखा अपना भाई, उनको तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो लोगों को भूल गए जो इतने सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है स्मोक करने से, जिनकी डेथ हो जाती है, जिनको कैंसर, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। राइट? ऐसा ही होता है ना हमारे आसपास भी। अगर हम कोई शेयर ही आप लगा लो, मार्केट में एनालाइज करने जा रहे हैं, तो या तो हमने, अगर हमें मेहनत ही नहीं करनी, हमने पूछ लिया हमें इस शेयर पे क्या लगता है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हमें पता है वहाँ से इजीली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, या नीरज सर के साथ डिस्कस कर लिया। बट किसी को मेहनत नहीं करनी होती। हम उन रिसोर्स को भूल जाते हैं इन अवेलेबिलिटी बायस के केसेस में, कि जो उसके अगेंस्ट कितनी सारी अदर्स चीज़ें हो रही होती हैं। हम सिर्फ फोकस करते हैं जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है ना, वही कंप्लीट है। यहाँ पे इतना सब कुछ हो रहा है, उस पर किसी को फोकस नहीं करना। ऐसा होता है, मैं बस आपका क्या, मैं सही हूँ, ऐसा ही है रियल लाइफ में। नहीं, बिल्कुल, आई थिंक मैं एग्री करता हूँ यहाँ पे। लेकिन ऑफ कोर्स आप बात करोगी आप बात करोगी अबाउट कि इसको कैसे काउंटर करना है। लेकिन मैंने जो दुनिया का काफ़ी बड़ा इन्वेस्टर है चार्ली मंगर, वो कहता है कि हर सिचुएशन को इन्वर्ट करने की कोशिश करो। मतलब अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो, अगर उसके प्रोज देख रहे हो, तो साथ ही में उसके कॉन भी देखो। आप खुद ही कॉन वाली साइड में आओ और उसको, जो आप डिसीजन लेने जा रहे हो, उसको अगर आप काउंटर करोगे तो जनरली यू विल एंड अप टेकिंग अ बेटर डिसीजन। मतलब जैसे कोई भी हम स्टॉक अगर हम पिकअप करते हैं, तो कोशिश ये करते हैं कि अगर ये जो हम थीसिस बना रहे हैं, अगर वो हो तो ठीक होएगा। लेकिन अगर हम उसको उल्टी तरफ करके देखते हैं, अगर ये ना हो, हाँ, तो यूजुअली मतलब आपका कहना है कि सिक्के के दोनों पहलू देखो। अगर आप सिर्फ एक पे फोकस करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, दोनों तरफ का हमें देखना चाहिए। थर्ड वन हमारा आज का बायस है सम कॉस्ट पॉलिसी। इट इज वेरी कॉमन, ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये होता क्या है, आप एक एग्जांपल के तरीके से समझते हैं। एज लाइक मैं कोई मूवी देखने गई, या फिर कोई मूवी देखने गया और उसने 250 रुपीज़ की एक टिकट खरीदी। 15 या 20 मिनट के बाद ही हमें समझ में आ गया मूवी बेकार है, हमें कुछ मज़ा नहीं आ रहा इस मूवी में। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी उस टाइम पे आप क्या डिसीजन लोगे? मैं मूवी हॉल में सो जाऊँगी और अपनी नींद पूरी कर लूँगी। मेरा तो ये होता है, मेरा तो टिपिकल होता है। मैं चाहे बाहर में क्योंकि AC चल रहा है, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, तो पॉपकॉर्न का तो मजा मिल ही जाएगा। और कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता है? वैसे दिन देख के जाऊँगा। 90% लोगों का यही डिसीजन होता है कि पैसे दिए हैं, देख के जाऊंगा। लेकिन सम कॉस्ट पॉलिसी क्या होती है? जो ऐसी कॉस्ट जो रिकवर ही नहीं हो सकती। क्या आपने देख के उस कॉस्ट को रिकवर किया? नहीं, आपने टाइम वेस्ट किया। उस टाइम पे आपके पास दो ऑप्शन थे। एक, आप वहाँ पे बैठ के मूवी देखो और आपका जो भ्रम है, इल्यूजन है कि मैं तो अपना पैसा रिकवर करूंगा, फर्स्ट, जो कि आपने चूज किया। सेकेंड ऑप्शन, आपके 15 मिनट वेस्ट हुए लेकिन आपके पास 2 घंटे हैं, आप जाके कहीं और यूटिलाइज कर सकते थे, अदर फन कर सकते थे, उस टाइम से कुछ और ग्रैब कर सकते थे। बट पॉजिटिव चीज़ मैं बताऊँ, जैसे ये बैठा हॉल में, इसका भी पॉजिटिव चीज़ है। पॉजिटिव ये, इसको टिकना शुरू आ गया है, नहीं तो बंदा टिकता ही नहीं है। आजकल के बच्चों की कंसंट्रेशन लेवल इतने कि मुझे बोरिंग लगा, मैं उठ के चला गया। लाइफ में हर चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं हो सकती, कभी कभी घटिया मूवी भी मिलेगी देखने को।
बाहर जाऊंगा फिर 2 पैसे और खर्च होंगे। मुझे पैसे सेव किया अगर दूसरी पिक्चर देखूंगा ना तो पता कहीं खाऊंगा। एक मर्डर भी ना अपने आप को जस्टिफाई कर लेता है कि मैंने मर्डर क्यों किया है। तो ये बंदा मूवी देख रहा है, ही कैन आल्सो जस्टिफाई। इवन लाइक मैं सोई, मैंने अपने आप को जस्टिफाई कर दिया। जो छोड़ के गया कमरे से और पता चले बाहर जाके वो शॉपिंग पे लग गया, वो भी तो अननेसेसरी। बारिश चालू हो गई, हाँ, कुछ धूप भी। धूप लग रही है बाहर, क्या करें? थोड़ा सा इसमें ठीक है, चलो अदर एग्जांपल ले लेते हैं, कोई बात नहीं। एग्जांपल ही हम एक पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं या फिर कोई एक पोर्टफोलियो है जिसमें 1 करोड़ का एक पोर्टफोलियो है। हमने कोई शेयर रिसर्च किया, एनालाइज किया बहुत अच्छे प्राइस पे, हमें लगा बहुत अच्छा प्राइस है आज जब हम इसे खरीदने जा रहे हैं, ठीक है। हमने 40 lakhs अपने पोर्टफोलियो की एक हैवी परसेंटेज ऑफ अमाउंट उसमें इन्वेस्ट कर दी। पहली चीज़ क्या हुई, हमने एक प्राइस सेट किया जो कि बहुत अच्छा था, एक्विजिशन प्राइस जिस पे हमने लिया, और दूसरी वॉल्यूम। हमने पूरा टाइम ये 2 चीज़ों पे फोकस किया, ओके। अब एक टाइम तक उसने हमें अच्छा प्रॉफिट दिया, एक टाइम आया उसके बाद में उसने गिरना स्टार्ट कर दिया, रिटर्न्स जो थे वो कम होने लगे। फिर और उस टाइम पे हम क्या सोचते हैं कि मैंने तो जिस टाइम पे ये शेयर एनालाइज किया था बहुत अच्छा प्राइस था, वैल्यूएशन अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, कंपनी का बिजनेस अच्छा था, लेकिन मैं उससे इमोशनली अटैच्ड हो गया क्योंकि मैंने उसमें बहुत अपनी एनर्जी लगाई है, पैसा लगाया है, एक तरीके से मेरे मोटी अमाउंट उसमें लगी हुई है। जब किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा अमाउंट हमारी किसी चीज़ में इन्वेस्टेड होती है ना, तो हमारा उसको सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू ही चेंज हो जाता है, राइट ना। ऐसा होता है कि फिर हम उसे या तो एवरेज करेंगे या उसमें बैठे रहेंगे कि ये निधि को पता है, जब मैं एबी टूल्स में काम करता था, मैं यही बोलने वाली थी कि हमारे साथ वो हुआ है। ये डिसीजन लेना टू कम आउट बहुत टफ होता है। इट इज अ वेरी टफ डिसीजन। जिसका पैसा लगा हुआ है कोई इजी बात नहीं है, बिकॉज उसको एक तो इमोशनल और फाइनेंशियल दोनों धक्का लगने वाला है। एंड ऊपर से एक होता है ना कि मेरा डिसीजन गलत हो गया, एक तो वो प्रॉब्लम, और एक फाइनेंशियली यू आर ट्राइंग टू पार्ट विद समथिंग जिसको तुमने बिलीव किया था हमेशा। मैं एबी टूल्स वाज लाइक दैट हमारे लिए। मूवी का जो एग्जांपल था वो सिर्फ सम कॉस्ट पॉलिसी एक ऐसी अमाउंट है जिसको रिकवर नहीं किया जा सकता, वो था। लेकिन हम रियल लाइफ में जो फेस करते हैं ना एक्चुअल में, वो ये पोर्टफोलियो हो गया। हम क्या करेंगे, बैठे रहेंगे उसमें, लेकिन हम भूल जाते हैं कि अब हमें वो क्या रिटर्न दे रहा है, क्या कंपनी अभी भी उसी वैल्यूएशन पे जिस टाइम हमने उसे रिसर्च किया था, ये हम भूल जाते हैं। एक और रियल लाइफ एग्जांपल है मेरे खुद का। मेरे पापा ने एक बिजनेस स्टार्ट किया था, बहुत ही छोटा सा। हम लोग राजस्थान से यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, एक शॉप स्टार्ट की थी बहुत स्मॉल अमाउंट से, और विद इन 3-4 ईयर्स उसे बहुत बड़ा उन्होंने स्पेंड कर दिया था। लेकिन एक टाइम आया कि पापा की तबीयत खराब हुई और फिर वो उसमें इतना टाइम नहीं दे पाते थे। लेकिन हर 5-6 मंथ में जब हम उसको देखते थे ना, हम उसमें क्योंकि उतना सामान नहीं, ना प्रॉफिट ना कुछ, क्योंकि वो उतना चल ही नहीं पा रही थी। लोकेशन हमें चेंज करनी पड़ी क्योंकि पापा जा नहीं पाते थे। तो हम क्योंकि उससे इमोशनली इतना अटैच थे, क्योंकि वो मेरे पापा ने स्टार्ट की थी, हम उसमें फिर इन्वेस्ट कर देते थे। 4 या 5 बार हमने उसमें इन्वेस्ट किया इस तरीके से, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं था। अब उसके रिटर्न्स गिरने लग गए। तो यही हम रियल लाइफ में भी करते हैं। तो आई होप कि अब सबको सम कॉस्ट हिम्मत सको कि मुझे तो रिकवर करनी थी, कॉस्ट समझ में आई हो। आज का लास्ट और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है आज का लॉज अवर्जन बायस, मैं हिम्मत सर, सूरज सर, नीरज सर सबसे पूछना चाहती हूँ कि जब कभी भी आप किसी क्लाइंट से मिलते हो तो उनका प्रॉफिट और लॉस दोनों के लिए सेम पॉइंट ऑफ व्यू होता है? प्रॉफिट के लिए अलग होता है, लॉस के लिए अलग होता है। अब ये तो चलो ठीक है, होता ही है। अब सेम इक्वल अमाउंट ऑफ अगर प्रॉफिट हो और सेम इक्वल अमाउंट ऑफ लॉस हो, तब बोल रहे हो? आप देखो समझते हैं कैसे।